हेलो 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 एंड वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आइए करते हैं शुरुआत आज के एक और धमाकेदार सेशन की। आज हम बातें करने वाले PYQs, एप्लीकेशन ऑफ TIR और रिफ्रैक्शन एट कर्व्ड सरफेसेस। चलिए बहुत बढ़िया। कुछ होमवर्क क्वेश्चंस मैंने आपको दिए थे तो होमवर्क क्वेश्चंस में डिस्कस कर रहा हूं और तुरंत चैट में अपने मार्क्स देख के मुझको बता देना कि आपके कितने सवाल सही थे। ठीक है, पहला सवाल क्या कहता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ट्वाइस द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस को अगर मैं आर लेता, सॉरी, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को अगर मैं आर लेता हूं तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 2R दे के रखा हुआ है। बहुत बढ़िया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम का म्यू है, देन द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज गोइंग टू बी। क्या हमको स्नेल्स लॉ पता है? बिल्कुल पता है। क्या कहता है स्नेल्स लॉ? स्नेल्स लॉ कहता है कि म्यू1 टाइम्स ऑफ साइन आई इक्वल्स टू म्यू2 टाइम्स ऑफ साइन आर। साइन आई की वैल्यू आपने रख दी साइन 2R इक्वल्स टू म्यू टाइम्स ऑफ साइन आर। ठीक है, तो म्यू को आपने क्या रख दिया उठा के? म्यू को आपने उठा के रख दिया साइन 2R, जो कि होता है 2 टाइम्स ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन आर। गया गया। ओके, तो यहां से आप लोग आर की वैल्यू क्या निकाल सकते हैं? आर की वैल्यू निकाल सकते हैं कॉस इनवर्स ऑफ म्यू बाई 2। कॉस इनवर्स ऑफ म्यू बाई 2। ओके, कॉस इनवर्स ऑफ म्यू बाई 2। अब अगर आर की वैल्यू आ गई, आई की वैल्यू तो आई गई। ये देखे रखिए, आई की वैल्यू कितनी बन गई? 2 टाइम्स ऑफ आर। कितना हो गया ये? 2 कॉस इनवर्स म्यू बाई 2। हाँ या ना? ठीक है इतनी बात। चलो बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, मजा आ गया, आनंद आ गया। आया कि नहीं आया? तो ये आई की वैल्यू आ गई है ना। कितनी? क्या आंसर आया? बी आंसर आया। किस किस का आंसर यही था? किस किस का जवाब यही था? हाँ, +4 कर लो। चलो अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल आपके सामने ये है, मोनोक्रोमेटिक लाइट इज रिफ्रैक्टेड। कहां से रिफ्रैक्टेड? फ्रॉम एयर इनटू ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू। द रेशियो ऑफ वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट एंड रिफ्रैक्टेड वेव आपको निकालनी है। तो क्या हमको म्यू का एक्सप्रेशन पता है? क्या हमको म्यू की जानकारी है? क्या हमको म्यू के बारे में इतना पता है कि म्यू जो होता है दैट्स नथिंग बट द रेशियो ऑफ सीज टू वी। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। और सी तो कांस्टेंट होता है, सी तो चेंज होने नहीं वाला है। तो हम इसको लिख सकते हैं सी डिवाइडेड बाई वी। वी को लिख सकते हैं एफ टाइम्स ऑफ लैम्डा। यानी म्यू जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है लैम्डा के। हो रेशियो ऑफ वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट एंड रिफ्रैक्टेड लाइट। इंसिडेंट का में है, एयर में है। रिफ्रैक्टेड किस में है? ग्लास में है। तो क्या लिख देंगे हम लोग? ये हमसे पूछ रहा है रेशियो ऑफ वेवलेंथ इन एयर इज टू वेवलेंथ इन ग्लास। तो ये क्या बन जाएगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है म्यू के, तो ये बन जाएगा म्यू ग्लास इज टू म्यू एयर। यानी 1 आंसर आ गया है ना। ये आंसर आ गया, म्यू इज टू 1। ठीक, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई परेशानी, कोई समस्या किसी को भी नहीं है? +4 कर लो जिसका सही है। चलिए, ये बहुत बेहतरीन सवाल है। ये जिसने अगर सही किया होगा ना वो खुद को 6 मार्क दे लेना मेरी तरफ से, 2 मार्क एक्स्ट्रा। ठीक है, बढ़िया सवाल है ये। ट्रांसपेरेंट क्यूब। मैं इसमें पहले सवाल बताऊंगा फिर इसकी डायरेक्ट ट्रिक बताऊंगा तुम लोगों को। केकेटी, केकेटी पता चलेगा क्या होती है केकेटी? क्षितिज खनिक ट्रिक। जो लोग रेगुलर अटेंड करते हैं लेक्चर्स, उनको मैं देता रहता हूँ ट्रिक। अभी तक आपकी बैच में मैंने दी नहीं है ऐसी ट्रिक्स। दूंगा मैं, एक बार सिलेबस हो जाए उसके बाद PYQ के टाइम पे दूंगा। बहुत, हर सवाल की ट्रिक, हर कॉन्सेप्ट की ट्रिक। ट्रांसपेरेंट क्यूब ऑफ 15 सेंटीमीटर एज, ओके, 15 सेंटीमीटर एज, contains a small bubble
contains a small bubble. Its apparent depth when viewed through one face is 6. When viewed through opposite face is 4. क्या बोल रहा है ये? Apparent depth when viewed through one face is 6 and when viewed through the other face is how much? That's 4. अब आप मुझको बस इतना बताओ कि म्यू का एक्सप्रेशन क्या होता है. म्यू को हम लोग क्या लिखते हैं? म्यू को हम लोग लिखते हैं रियल डेप्थ अपॉन एपेरेंट डेप्थ लिखते हैं क्या? म्यू को मैं ऐसा लिख सकता हूं, रियल डेप्थ डिवाइडेड बाय एपेरेंट डेप्थ, ऐसा लिख सकते हैं. होता ही है ना, यही तो होता है और क्या होता है. कोई नई बात थोड़ी बता रहा हूं. तो म्यू तो आपको मालूम है भैया रियल डेप्थ अपॉन एपेरेंट डेप्थ होता है. अब जब आप एक साइड से देख रहे हो, समझो बात को, मैं पहले स्टेटमेंट को बोल रहा हूं सिर्फ. ट्रांसपेरेंट क्यूब ऑफ 15 सेंटीमीटर एज, ठीक है, क्यूब है, 15 सेंटीमीटर की एज है, ठीक है. कंटेन्स अ स्मॉल एयर बबल. अब इसके बीच में कहीं पे एयर बबल है, हमको नहीं पता किधर है, वी डोंट नो, हमको नहीं पता है ना. तो हम लोग मान लेते हैं कि एक फेस से एक्स डिस्टेंस पे है ये रहा एयर बबल. तो दूसरे फेस से कितना बन गया? क्यों? दूसरे फेस से कितना बन गया? 15 माइनस एक्स. एक अपना दोस्त खड़ा कर दो इधर, मोंटू. हेलो सर. एक इधर खड़ा कर दो, मोंटू. यूहू. एक बार सोंटू देखेगा, एक बार मोंटू देखेगा सेम बबल को. तो पहले सोंटू की इक्वेशन लिख दो भाई साहब, एक्स डिस्टेंस वाली. एपेरेंट डेप्थ कितनी दिख रही है? कितना दिख रहा है? कहाँ पे दिख रहा है? वो 6 पे दिख रहा है. तो आप लिख दोगे म्यू इक्वल्स टू रियल डेप्थ, जिसको आपने लिख दिया एक्स रियल डेप्थ जिसको आपने लिख दिया x डिवाइडेड बाय एपेरेंट डेप्थ को लिख दिया 6. दूसरी कंडीशन म्यू इक्वल्स टू रियल डेप्थ को आपने लिख दिया 15 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय एपेरेंट डेप्थ को आपने लिख दिया 4. इसको आपने कर लिया सॉल्व. इक्वेट कर दो इक्वेट कर दो दोनों को. x बाय 6 15 माइनस एक्स बाय 4. ओके. 2 3 2x इक्वल्स टू 45 माइनस 3x 5x इक्वल्स टू 45. x की वैल्यू कितनी आ रही है? 9 आ रही है. x की वैल्यू कितनी आ रही है? 9 आ रही है. अब अगर x की वैल्यू 9 मिल गई आपको, तो उसकी वैल्यू रख देते हैं वहाँ पे उठा के. x की वैल्यू सामने उठा के रख देते हैं, म्यू मिल जाएगा. म्यू चाहिए ना हमको, तो म्यू चाहिए. x की वैल्यू 9 आ रही है, तो 9 डिवाइडेड बाय 6 यानी कि कितना? 3/2. 3/2 होता है 1.5, तो 1.5 आ गया आपका आंसर. ये तो एक तरीका हुआ, ये तो एक्चुअल मेथड हुई. ये तो मेरे भाई हुई एक्चुअल मेथड. अब इसका एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, ऑल्टरनेट बताता हूँ. यहीं पे कर देता हूँ. एक्स की वैल्यू आपने 9 निकाल दी और 9 वैल्यू यहाँ पे उठा के रख दी, तो आंसर आ गया आपका 1.5. ऑल्टर लिख लेना, ऑल्टर. आप लोग क्या कर सकते हो पता है? ऐसी सिचुएशन में एपेरेंट डेप्थ्स को डायरेक्टली ऐड अप कर सकते हो. एपेरेंट डेप्थ को डायरेक्टली ऐड अप कर सकते हो और रियल डेप्थ टोटल ले सकते हो. जो टोटल इसकी है ना हो गया यार गले में. क्या कहना चाह रहा हूं मैं कुछ ऐसा कहना चाह रहा हूं. ये रियल डेप्थ एपेरेंट डेप्थ डायरेक्टली ऐड अप कर दो, म्यू का एक्सप्रेशन बन जाएगा. एक तरफ से देख रहे हो तो x, दूसरी तरफ से देख रहे हो तो 15 माइनस एक्स. दोनों को ऐड अप कर दो, x प्लस 15 माइनस एक्स यानी 15. टोटल लेंथ 15 डिवाइडेड बाय, एक तरफ से देखने पे 6 पे दिख रहा है, एक तरफ से देखने पे 4 पे दिख रहा है, तो 6 प्लस 4 कर दो जो कि होता है 10. तो आंसर आ गया 1.5. आया मजा? नोट करो, बेहतरीन एकदम कॉन्सेप्ट, एक नंबर. सभी लोग
करते चलो। एक दिन आइसक्रीम खा ली ठंड में, एक हफ्ते तक दिमाग खराब। इससे तो नहीं खाता, ऐसे ही लग रहा है अब तो। इस मनहूस घड़ी में खा ली थी। चलो ओके। बातें बढ़ाते हैं आगे, है ना। आखिरी सवाल है होमवर्क का जो मैंने दिया था। आई म्यू जे रिप्रेजेंट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लाइट व्हेन गोज फ्रॉम वन मीडियम आई टू जे, देन द प्रोडक्ट ऑफ 2 μ1 2 μ1 into 3 μ2 into 4 μ3 will be। कितना होगा ये, कितना होगा, क्या लिख सकते हैं इसको। अब देखिए ज़रा सीक्वेंसिंग देखिए, 1 2 3 2 3 4। ओके 1 2 3 2 3 4 सीक्वेंसिंग देखिए ज़रा, समझते हैं। क्या हमको इतना पता है, क्या हमको इतनी बात पता है कि हम लोग 1 μ2 को μ2 बाय μ1 विथ रिस्पेक्ट टू एयर ऐसा लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पे हमने लिख दिया μ2 बाय μ1 विथ रिस्पेक्ट टू एयर। ओके इसको हमने लिख दिया, सॉरी दिस इज 2 μ1, दिस इज 2 μ1, जस्ट अ सेकंड, को ऐसे लिखते हैं μ1 बाय μ2 3 μ2 is μ2 by μ3 4 μ3 is μ3 by μ4। ओके मल्टीप्लाई कर दो, यहां पे रख दो, एक्सप्रेशन में उठा के रख दो। μ1 बाय μ2 इंटू μ2 बाय μ3 इंटू μ3 बाय μ4। तो ये क्या बन जाता है, ये कट के μ1 बाई μ4 बच रहा है, जिसको कि आप लिख सकते हैं 4 μ1। ओके या तो 4 ऊपर लिख दो, तो आंसर आपका क्या आ जाएगा। हाँ 4 μ1 लिखा है तो इसको आप 1/1 μ4 लिख सकते हो, 1/1 μ4 ऐसे भी लिख सकते हो। तो ये सी आ गया आपका आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। आसान सवाल था, तो हलवा सवाल था। देखो मैंने जितने सवाल दिए बेसिक्स हैं, ये बेसिक्स, चाहता तो बोल देता कि करके रख लो, लेकिन एक एक सवाल लेक्चर के पहले जो प्रॉमिस करता हूँ वो निभाता हूँ। एक एक सवाल जो आपको दिया प्रॉपरली पूरा सॉल्व करवाया, ठीक है। और सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हैं, हर सवाल में कोई कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है। आप तमीज से सवाल को करोगे, सवाल आपको इज्जत देगा, ठीक है। आप क्वेश्चन को इज्जत दोगे, क्वेश्चन आपको इज्जत देगा। आप सब्जेक्ट को इज्जत दोगे, सब्जेक्ट आपको इज्जत देगा। चलिए तो बातें आगे बढ़ाते हैं टीआईआर पे। टीआईआर में हमने क्या समझा था भैया, टीआईआर में हमने समझा था टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में हमने समझा था कि जब एक डेंसर मीडियम से, जब एक डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में लाइट जाती है, जब एक डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में लाइट जाती है तो वो क्या करती है, तो वो रिफ्रैक्ट, तो वो रिफ्रैक्ट तो होती है, लेकिन जब एक पर्टिकुलर एंगल पे आप भेजते हैं जिसको हम कहते हैं क्रिटिकल एंगल, तो लाइट बिल्कुल चिपक के निकलती है। ये कहलाता है ग्रेजिंग इमरजेंस। और अगर आप एंगल क्रिटिकल से ज़्यादा बढ़ा देते हो तो लाइट फिर बाहर नहीं निकल पाती है, लाइट अंदर ही रिफ्लेक्ट हो जाती है। ये फिनोमेना, ये कंडीशन, ये कहानी कहलाती है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इतनी जानकारी हमको है। अब इसकी कंडीशन क्या लिखी, इसकी कंडीशन हमने ये लिखी पहली कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल से ज़्यादा होना चाहिए। मतलब आप इसको कहाँ पे भेजो, क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा एंगल पे लाइट को इंसिडेंट करवाओ। दूसरी बात आपने कही कि यार जो लाइट है वो हमेशा डेंसर से
रेयरर मीडियम में ट्रैवल करनी चाहिए, डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में ट्रैवल करनी चाहिए लाइट। ओके, अब इस बाउंड्री पे आप क्या लिख सकते हो, इस बाउंड्री पे आप ये लिख सकते हो कि ये जो एंगल है ये 90 डिग्री है, एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा सी, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर, तो आपने लिख दिया म्यू 1 टाइम्स ऑफ साइन आई, म्यू 1 टाइम्स ऑफ साइन आई इक्वल्स टू म्यू 2 टाइम्स ऑफ साइन आर। ओके, तो यहाँ से आपने क्या लिख दिया, यहाँ से आपने लिख दिया थीटा सी इक्वल्स टू साइन थीटा सी इक्वल्स टू 1 बाय म्यू, यानी म्यू जिसमें जा रही है लाइट, म्यू जिसमें लाइट जा रही है, किसमें जा रही है, अभी तो हमने एयर लिया है, अगर एयर नहीं लेते तो क्या लेते हम लोग, म्यू जिसमें जा रही है यानी म्यू 2 लेते, और म्यू 1 कौन है, जिसमें से आ रही है यानी मीडियम, डेंसर मीडियम। ठीक है, ठीक है ना, इतनी बात मालूम है हमको, इसमें कोई नई बात तो नहीं है, टीआईआर का पूरा रिकैप हो गया है। चलिए बातें बढ़ाते हैं आगे, चर्चा बढ़ा दी जाए आगे। अब अगर हम लोग बात करें ग्राफ बिटवीन एंगल ऑफ डिविएशन एंड द एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो पहले तो ये समझिए कि एंगल ऑफ डिविएशन होता क्या है, पहले तो ये समझिए कि एंगल ऑफ डिविएशन होता क्या है। अब अगर मैं आपके सामने रिप्रेजेंट करूं, एक ब्लैंक पेज ले लेते हैं, ब्लैंक पेज कहाँ है हमारा, अरे 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 ब्लैंक पेज कहाँ चले गए, ब्लैंक पेज नहीं है क्या हमारे पास, ओहो, ओहो हो, ओहो हो, ढूंढे, ब्लैंक पेज नहीं दिख रहा है, यहीं पे बता देता हूँ, सुनो ध्यान से, सुनो सुनो, मैं ये कह रहा था कि अगर मान लो ये डेंसर मीडियम है, ओके, और ये लाइट है, कुछ ज़्यादा मोटा हो गया, ये लाइट है ना, डेंसर से रेयर में जा रही है, अब क्या हुआ कि इस लाइट का रिफ्रैक्शन हुआ और रिफ्रैक्ट होके लाइट यहाँ चली गई, अब जाना कहाँ चाहती थी, जाना तो यहाँ चाहती थी, लाइट जाना तो यहाँ चाहती थी, लेकिन चली कहाँ गई, चली यहाँ गई, तो कितना डिविएट हुई, इतना डिविएट हुई, क्या है ये है डेल्टा, ये है डेल्टा, एंगल ऑफ डिविएशन, जा ऐसे रही थी चली इधर गई, तो ये कहलाती है इंसिडेंट लाइट, और ये कहलाती है रिफ्रैक्टेड लाइट। ओके, तो लाइट जाना चाहती थी इधर, चली गई इधर, ये है एंगल ऑफ डिविएशन, बहुत बेहतरीन। अब अगर हम लोग बात करें कि ये कितना है और कैसे निकाल सकते हैं इसको, तो क्या मैं इस पूरे एंगल को, क्या मैं इस पूरे एंगल को आई कहता हूँ, बिल्कुल कहता हूँ ना, बिल्कुल कहता हूँ, और इस पूरे एंगल को, इतने एंगल को हम लोग आर कहते हैं, आर बिल्कुल कहते हैं, तो ये एंगल क्या है, ये इतना एंगल आपने लिख दिया आर, इतना एंगल क्या है, इतना एंगल लिख दिया आई, क्योंकि ये आई है तो इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल आई होगा, बिल्कुल होगा। तो क्या आप डेल्टा को आर माइनस आई ऐसे लिख सकते हैं, क्या आप डेल्टा को आर माइनस आई ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब अगर मैं आई चेंज करूंगा तो आर भी चेंज होगा, बिल्कुल होगा, तो मैं लिख सकता हूं यहाँ पे जो भी एक्सप्रेशन है, दिस इज म्यू, दिस इज, अगर ये एयर है तो 1 ले लेते हैं थोड़ी देर के लिए, तो म्यू 1 टाइम्स ऑफ साइन आई इक्वल्स टू म्यू 2 टाइम्स ऑफ साइन आर। अब आप आर को लिख सकते हो आई प्लस डेल्टा, आर को लिख सकते हो आई प्लस डेल्टा, ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं, क्योंकि आप क्या प्लॉट करना चाह रहे हो, आप प्लॉट करना चाह रहे हो एंगल ऑफ इंसिडेंस वर्सेस एंगल डेल्टा। वैसे तो आपसे कोई पूछने नहीं वाला ये सारी डिटेलिंग, लेकिन फिर भी कभी किसी कॉम्पिटिटिव में आपसे पूछ लिया जाए तो आपको एटलीस्ट इसका कर्व पता होना चाहिए कि किस तरह से चेंज होता है। जब तक आपका एंगल
90 माइनस थीटा सी है, तब तक डिविएशन बढ़ता जा रहा है, तब तक डिविएशन बढ़ता जा रहा है। ओके, और उसके बाद क्रिटिकल एंगल के बाद, सुनिए फिर से कह रहा हूं मैं, जब तक आपका एंगल क्रिटिकल से कम है, जब तक आपका एंगल क्रिटिकल से कम है, तब तक क्या हो रहा है, तब तक रिफ्रैक्शन हो रहा है। मैंने 90 माइनस थीटा सी बोला, आई एम सॉरी, वो फ्लो में निकल गया। जब तक आपका एंगल थीटा सी से कम है, मतलब क्रिटिकल से कम है, तब तक रिफ्रैक्शन हो रहा है, तब तक रिफ्रैक्शन हो रहा है। ओके, और जब आपका एंगल क्रिटिकल से ज्यादा है तो क्या होगा, तब TIR होगा। और उस केस में क्या होगा, उस केस में कुछ ऐसा होगा, जैसे ये मान लीजिए कि लाइट आपने भेजी और लाइट टकरा के अंदर आ गई, तो डिविएशन कितना हुआ है, तो डिविएशन कितना हुआ है, तो डिविएशन इतना हुआ है, तब डिविएशन इतना हुआ है, इतना, दिस इज डेल्टा इन दैट सिचुएशन। ठीक है, जब आपने एंगल क्रिटिकल से ज़्यादा बढ़ा दिया तो याद रखिए कि उसके बाद फिर आपका डेल्टा घटने लगेगा। ओके, और फाइनली जब आपने एंगल 90 डिग्री कर दिया, तो मतलब 90 डिग्री करने का तो कोई सेंस ही नहीं, कैसे चिपका के भेज रहे हो बिल्कुल लाइट को, 90 डिग्री करने का तो कोई सेंस ही नहीं है ना। 90 डिग्री कर दिया एंगल, मतलब आप कैसी ऐसी भेज रहे हो लाइट, बिल्कुल ऐसी। ठीक है, इन शॉर्ट रिफ्रैक्शन, एंड दिस इज द कंडीशन ऑफ TIR, TIR, दिस इज TIR। ओके, चलिए, तो बस ये ग्राफ आपको ध्यान रखना है, ग्राफ दिमाग में रखना है ये, ठीक है। बातें बढ़ा रहे हैं आगे, बहुत ज़्यादा इसमें डिटेलिंग में जाना नहीं है, बस ग्राफ आप लोग ध्यान रखिए। चलो, इस कंडीशन की बात कर रहे थे हम लोग कि जब आपने एंगल क्रिटिकल से ज़्यादा रख लिया तो लाइट क्या करेगी, लाइट ऐसे निकल जाएगी, बिल्कुल निकल जाएगी। और अब अगर यहाँ पे मैं डेल्टा कैलकुलेट करना चाहूँ, कंडीशन लिख देता हूँ, कंडीशन लिख देता हूँ, एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल, तो व्हाट हैपन्स, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस, बिल्कुल। और अगर ये मान लीजिए कि एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है, तो जिस एंगल पे टकराती है उसी एंगल पे निकलती है, अंदर तो रिफ्लेक्शन हो रहा है ना, तो ये आई और ये भी आई, तो टोटल एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना बन गया, तो ये टोटल एंगल कितना बन गया, ये बन गया 2 टाइम्स ऑफ आई। ठीक, और ये टोटल एंगल 180, तो आप कितना लिख देंगे डिविएशन, डेल्टा कितना लिख देंगे आप, डेल्टा आप लिख देंगे 180 माइनस 2 टाइम्स ऑफ आई, यानी पाई माइनस 2i। ओके, क्लियर। चलिए, ध्यान रखने वाली बातें, छोटी छोटी बातें ये काम आती हैं। अब अगला पॉइंट कि कल को अगर आपने किसी लेक में कोई सोर्स रख दिया, किसी लेक में, किसी तालाब में, किसी टंकी में सोर्स रख दिया, ऐसा एलईडी जो पानी में खराब नहीं हो रही है, मतलब पानी के अंदर लेके जाके रखेंगे, लाइट में करंट वरेंट लग जाएगा, आपने ले जाके रख दिया, वो है ऐसा पानी के अंदर, वाटर प्रूफ है, ठीक है, आईफोन का टॉर्च ऑन करके रख दिया टंकी में, चलता है ना 45 मिनट तक, तो क्या होगा, तो इसमें कुछ एंगल्स पे लाइट बाहर निकल रही होगी, कुछ एंगल्स पे लाइट बाहर निकल रही होगी, कुछ एंगल्स पे लाइट बाहर निकल रही होगी, कुछ एंगल पे TIR शुरू हो चुका होगा, बिल्कुल हो चुका होगा, और उसके बाद लाइट भेजोगे, उसके बाद लाइट भेजोगे तो बाहर नहीं निकली, तो बाहर नहीं निकलेगी। ओके, उस एंगल के बाद अगर आप लाइट को भेजते हो, उस एंगल के बाद अगर आप लाइट को भेजते हो तो लाइट बाहर नहीं निकलती है। ठीक, तो मतलब आपको एक रीजन दिखेगा, आपको एक गोला दिखेगा चमकता हुआ, लाइट आपको एक रीजन में दिखेगी, कुछ ऐसी दिखेगी, कुछ
ऐसी 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 दिखेगी लाइट, ठीक है। अब आप उसका एरिया निकाल सकते हो। सॉरी। आप उसका एरिया निकाल सकते हो। कितना एरिया बनेगा उसका? उसका एरिया बन जाएगा पाई आर स्क्वायर। ओके, इतना एरिया आपको दिखेगा। थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री लगा के, बिल्कुल जरा सी ट्रिग्नोमेट्री लगा के हम लोग आर और एच का रिलेशन भी निकाल सकते। ओके, थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री लगा के हम लोग आर और एच का रिलेशन भी निकाल सकते हैं। ये आर है, ये एच है। ओके, and if this angle is theta c, this angle is also theta c. Okay, this is theta c। ठीक, तो यहां पे आप लोग लिख सकते हैं a sin theta c equals to 1 by mu। देखते हैं कैसे? स्नेल्स लॉ, mu1 sin i, mu1 sin i इक्वल्स टू mu2 sin r यानी 1। ठीक है, तो यहां से आपने sin थीटा सी कितना लिखा? 1 बाय म्यू रखा। और साइन थीटा सी को आप और क्या लिख सकते हो? साइन को आप लिख सकते हो अपोजिट अपॉन हाइपोटीनियस, और हाइपोटीनियस है रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो ये बन गया अपोजिट यानी आर डिवाइडेड बाय रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ओके, तो यहां से आप लोग आर की वैल्यू फिगर आउट कर सकते हो। यहां से आप लोग आर की वैल्यू फिगर आउट कर सकते हो। स्क्वायरिंग कर देते हैं। स्क्वायरिंग करी तो ये बन गया 1 बाय म्यू स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो ये बन गया आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इक्वल्स टू म्यू स्क्वायर आर स्क्वायर। आर स्क्वायर को इधर ले आओ तो ये क्या बन जाएगा? आर स्क्वायर को इधर ले आओ तो ये क्या बन जाएगा? ये 1 माइनस म्यू स्क्वायर टाइम्स ऑफ आर स्क्वायर। ओके, आर स्क्वायर को उधर ले गए तो म्यू स्क्वायर माइनस 1, सॉरी, आर स्क्वायर को राइट साइड लेके गए तो ये बन गया म्यू स्क्वायर माइनस 1 टाइम्स ऑफ आर स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर। ओके, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई, या आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई? आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई एच स्क्वायर अपॉन म्यू स्क्वायर माइनस 1। ये वैल्यू उठा के यहाँ पे रख दो। इतना एरिया उस रीजन का आपको दिखेगा, पाई आर स्क्वायर। ओके, इतना एरिया आपको दिखेगा पाई आर स्क्वायर। आर कितना है? एच अपॉन रूट ओवर म्यू स्क्वायर माइनस 1। या आर स्क्वायर की वैल्यू रखो ना सीधे, आप तो आर स्क्वायर की वैल्यू रखो उठा के इधर। एरिया आपका कितना बन जाएगा? पाई टाइम्स ऑफ म्यू स्क्वायर माइनस 1। ठीक, लिया? कोई दिक्कत? ओके, इतनी बात ठीक है सभी को? कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई परेशानी नहीं है? चलिए बातें बढ़ाते हैं आगे। एप्लीकेशंस ऑफ TIR। अब ये थ्योरेटिकल बातें हैं, कुछ मैं तेज रफ्तार में आपको बताऊंगा, बाद में आप बैठ के इसको फिर से एक बार पढ़ लेना, आपका काम हो जाएगा। स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड। अब डायमंड भाई साहब जो होता है ना, डायमंड इतना बढ़िया तरीके से काटा जाता है कि हर फेस पे, मल्टीपल फेसेस पे कंटिन्यूस TIR उसमें होता जाता है, और मल्टीपल TIRs के कारण वही डायमंड जो है आपको बिल्कुल एक स्पार्कलिंग इफेक्ट देता है, चमकता हुआ दिखता है। तो डायमंड के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? उसका कट, कि किस एंगल पे आपने कट किया है। स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड इज ड्यू टू TIR इनसाइड इट, इतनी बात ध्यान रखना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायमंड का सबसे ज़्यादा नियरली 2.5 है ना, 2.487 समथिंग होता है, और 2.5 आप लेते हैं। क्रिटिकल एंगल फॉर दिस मटेरियल इज 24 डिग्री, जो कि काफ़ी कम है। तो लाइट मोस्टली किसी भी एंगल पे टकराए जाके मल्टीपल TIRs करती ही है। ओके, तो चलिए इतनी बात ध्यान रखना।
सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन होता है टीआईआर का ऑप्टिकल फाइबर। सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन होता है टीआईआर का ऑप्टिकल फाइबर। अब अगर ये एक ऑप्टिकल फाइबर है, ये अगर एक ऑप्टिकल फाइबर है, तो ऑप्टिकल फाइबर में दो रीजन होते हैं। ऑप्टिकल फाइबर में दो रीजन होते हैं, एक होता है कोर और एक होता है क्लैडिंग। एक होता है क्लैडिंग, ओके। एक रीजन कहलाता है कोर, दूसरा रीजन कहलाता है क्लैडिंग। अब हम लोग करना क्या चाह रहे हैं इसमें, हम लोग लाइट ऐसे एंगल पे भेजना चाह रहे हैं, लाइट हम लोग इस इंटरफेस पे कुछ ऐसे एंगल पे भेजना चाह रहे हैं, कुछ ऐसे एंगल पे भेजना चाह रहे हैं कि जब वो जाके टकराएगी ना, जब वो जाके टकराएगी तो उसका हो जाएगा टीआईआर। क्या हो जाएगा उसका? टीआईआर, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या होगा उसका? टीआईआर। और मल्टीपल टीआईआर्स होते हुए लाइट आगे बढ़ेगी। लाइट गई, टकराई, टीआईआर हुआ और ऐसे टकराते हुए आगे बढ़ती जा रही है लाइट, टकराते हुए आगे बढ़ती जा रही है लाइट। अब सीधी सी बात है कि अगर यहाँ पे लाइट टकरा रही है तो अंदर वाले का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो ज़्यादा होना चाहिए बाहर वाले के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। मतलब कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होना चाहिए क्लैडिंग के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से, तभी टीआईआर पॉसिबल हो पाएगा। ऑप्टिकल फाइबर्स बहुत ही पतले पतले से पाइप होते हैं जिनकी एक बंडल बना के उनको इंसुलेट करके ओशंस के अंदर डाला जाता है, ओशन बेड्स तक उनको रखा जाता है। और एक्चुअल में वो लंबे लंबे तार हैं जो कि अलग एक एक नेशन से दूसरे नेशन तक बिछे हुए हैं, इसलिए उसको इंटरनेट कहते हैं। पूरा ग्लोब जो है उस नेट के थ्रू, उस वायर के थ्रू कनेक्टेड है। एक्चुअल में यूएस से लेकर अफ्रीका, अफ्रीका से लेकर दुबई, दुबई से लेकर चेन्नई, मुंबई, कोलकाता, कोलकाता में पता नहीं है या नहीं, वेस्टर्न लाइन पे तो हैं बहुत सारे। तो ये पूरे वायर्स एक्चुअल में कनेक्टेड हैं नीचे से, जिनके थ्रू लाइटनिंग फास्ट स्पीड पे जो है इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र होती है। और ये मैकेनिज्म होता है ऑप्टिकल फाइबर का। ये बहुत ही क्रांतिकारी चीज़ है जो ऑप्टिकल फाइबर है ना, मतलब इसके कारण ही ये सब हो पाया है। जो आज हम लोग इतना इंटरनेट वगैरह यूज़ करते हैं, ये सब इसी के कारण हो पाया। अगर ये नहीं होता, ऑप्टिकल फाइबर नहीं होता, तो आज इंटरनेट इतना सस्ता हमको नहीं मिल पाता। एक्चुअल में क्या होता था, वैसे तो चलो फिज़िक्स की बात नहीं, फिर भी 1 मिनट में बता देता हूँ। पहले भारत दूसरे नेशन से बैंडविड्थ परचेज़ करता था, खुद की उसके पास ऑप्टिकल फाइबर्स बिछे हुए नहीं थे। जियो के आने के बाद पूरे इंडियन ऑप्टिकल फाइबर्स दूसरे नेशन से डायरेक्टली कनेक्ट होके जो है, मतलब एक तरह से सोल खुद ही का वो क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन हो गया है, जिस वजह से इंटरनेट इतना सस्ता हो पाया आज से 7-8 साल पहले। बहुत लंबा प्रोजेक्ट था, ये काफ़ी सालों से चल रहा था। और आने वाले टाइम में देखो अभी और क्या नई टेक्नोलॉजीज़ आती हैं। बाकी ये टीआईआर का एप्लीकेशन है और हमको मालूम है कि लाइट जो है 3 × 10⁸ की स्पीड पे चलती है। तो इस वायर में एक एंड अगर मान लो आप धरती के दूसरे कोने पे रख दो और दूसरा एंड एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल पे भी रख दो, तो भी इतनी फास्ट स्पीड है 3 × 10⁸ के सेकेंड से भी कम में लाइट पहुंच जाएगी, मीटर्स पर सेकेंड। भयंकर स्पीड है ना। चलिए बातें बढ़ाते हैं आगे। इसके बाद दो एप्लीकेशंस और हैं, मिराज और लूमिंग, जो कि हम 8वीं क्लास से मिराज देखते, पढ़ते, समझते, सुनते आ रहे हैं, है ना। किताबों में मेंशन होता है मिराज। क्या होता है मिराज में? कई बार आपने जब गाड़ी चल रही होगी गर्मियों के दिनों में, आप कार, बस, ट्रेन में तो नहीं दिखता, बस में, कार में अगर आप जा रहे हैं तो फ्रंट में जो डामर की सड़क होती है उस पर पानी जैसा बिछा हुआ दिखता है। लेकिन जब हम आगे बढ़ते हैं तो वो पानी गायब हो जाता है, होता नहीं है। अब एक्चुअल में क्या होता है कि गर्मी के दिनों में जो लू वगैरह भी चलती है ना, वो क्यों चलती है ऐसी लपट एकदम गरम गरम क्यों चलती है? क्योंकि ये जो सड़क है ये भयंकर तरीके से गर्म हो चुकी है। और हमको मालूम है कि गर्म चीज़ें जो होती हैं उनकी डेंसिटी अलग होती है, ठंडी चीज़ों की डेंसिटी अलग होती है। हॉट थिंग्स आर लाइटर, हॉट, तभी तो हॉट एयर बलून ऊपर उड़ जाता है। गर्म होने के कारण जो लेयर्स हैं एयर की, उनकी डेंसिटी में डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, ठीक है।
अब जैसे ये मान लो लेयर नंबर 1 की मैं बात करूँ, लेयर नंबर 2 की बात करूँ, तो ये ग्राउंड के डायरेक्ट कांटेक्ट में, जिस वजह से टेम्परेचर 1 काफ़ी ज़्यादा होगा टेम्परेचर 2 से, जिस वजह से डेंसिटी ऑफ 1 काफ़ी कम होगी डेंसिटी ऑफ 2 से। और कॉमन सेंस की बात है कि अगर डेंसिटी नीचे वाले की कम है ऊपर वाले की ज़्यादा है तो ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, जिस वजह से लेयर्स में एक डेंसिटी डिफरेंस के कारण कन्वेक्शन शुरू हो जाता है। ठीक है, खैर अभी हम लोगों को कन्वेक्शन में नहीं जाना, अभी हमको सिर्फ ये समझना है कि यहाँ पे डेंसिटी का डिफरेंस है, यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट होने के कारण डेंसिटी का डिफरेंस क्रिएट हुआ, और ये डेंसिटी के डिफरेंस ने ऑप्टिकल डेंसिटी का डिफरेंस क्रिएट कर दिया। डेंसिटी डिफरेंस क्रिएट होने के कारण ऑप्टिकल डेंसिटी का डिफरेंस क्रिएट हुआ। और अब यदि मान लो कि एकदम ऐसी गर्मी वाली जगह पे यदि कोई व्यक्ति है ना, ये मान लो कि एक शेख है, अल्लाह बीबी पहुंच गया है, ये इधर पहुंच गई है, ये शेख ये पहुंच गई है दुबई, सहारा रेगिस्तान। अब सामने एक ऊंट हो सकता है, पेड़ हो सकता है, ठीक है। अब ये क्या हो रहा है ना कि ये पूरी हॉट सरफेस है, जिस कारण से हर रीजन में डेंसिटी का डिफरेंस है। डेंसिटी गर्म वाला नीचे, ठंडा वाला ऊपर है, तो ऊपर की नीचे से ऊपर जाते समय डेंसिटी डेंसिटी बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो कंटिन्यूसली जो लाइट ट्रैवल कर रही है, जो ऊंट से रिफ्लेक्ट होकर लाइट निकल रही है, वो डेंसर से रेयरर मीडियम में जा रही है। और डेंसर से रेयरर मीडियम में जाते समय लाइट कंटिन्यूसली नॉर्मल के अवे शिफ्ट होते 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 एक कंडीशन ऐसी आएगी कि इस शेक को जो इमेज दिखेगी वो नीचे दिखेगी, समथिंग लाइक दिस। और अगर किसी चीज़ की उल्टी इमेज आपको दिख रही है तो उसका मतलब क्या है, कहाँ दिखती है उल्टी इमेज? पानी में दिखती है ना। तो ये बेचारे को लगा कि पानी है नीचे तो बहुत सारा, भागो चलो नहा लेते हैं, पानी पी लेते हैं, बॉटल वॉटल भर लेते हैं, है ना, चाय कॉफ़ी बना लेते हैं। इसको लगेगा कि पानी मिल गया, भागते हुए जाएगा, लेकिन जब पास पहुंचेगा तो गायब। ये होता है मिराज। इसी का उल्टा फंडा होता है बिल्कुल। ये पढ़ लेना ना, मैंने आपके लिए थ्योरेटिकल कुछ बातें छोड़ दी हैं, बहुत ज़्यादा इसमें हम लोग समय दे नहीं सकते, समय वैसे ही कम है। हाँ, तो इसी तरह से एक फंडा और होता है जो मैं आपको बताता हूँ, वो होता है लूमिंग। लूमिंग में क्या होता है, लूमिंग में क्या होता है, लूमिंग में उल्टा होता है, ठंडी जगहों पे होता है ये लूमिंग। अब मान लो कि आप नॉर्थ पोल चले गए, नॉर्थ पोल में यहाँ पे एक ग्लेशियर व्लेशियर कुछ है जिसमें एक बोट तैर रही थी, बोट के अंदर कोई बैठा था या बैठी थी, आप बहुत दूर थे, तो पता है यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे उल्टा होता है। यहाँ पे नीचे जो बिल्कुल बर्फ जमी है, यहाँ की लेयर्स और ज़्यादा ठंडी है, ठंडी है, ठंडी है, ऊपर की फिर भी कंपैरेटिवली कम ठंडी है, जिस वजह से डेंसिटी यहाँ पे नीचे की मैक्सिमम है, डेंसिटी नीचे की तरफ बढ़ती है। तो जो फंडा हुआ था उसका अपोजिट होगा बिल्कुल। अब लाइट कहाँ से कहाँ ट्रैवल कर रही है, अब इससे जो लाइट निकल रही है वो वो कहाँ से कहाँ ट्रैवल करेगी? पिछली बार हमारा क्या था, पिछली बार था कोल्ड से हॉट आ रही थी, इस बार हॉट से कोल्ड जा रही है, तो इस बार रेयरर से डेंसर जा रही है। तो टूवर्ड्स द नॉर्मल शिफ्ट होते होते इसकी इमेज जो है रिवर्स बनेगी, और यही यही ऑब्जेक्ट जो नीचे था कुछ ऐसा ऊपर दिखेगा। अब मान लो कि तुमको ऊपर ऐसी एक लड़की बैठी हुई दिख रही है नाव में, नाव में एक लड़की ऊपर दिख रही है, क्या करोगे तुम? उसको क्या बोलोगे? कुछ नहीं बोलोगे, भागोगे तुम तो सबसे पहले, है कि नहीं? तो ये मतलब कोई यहाँ पे डरने वाली बात है क्या? कोई डरने वाली बात नहीं है। क्या ये लूमिंग है, समझने वाली बात है कि लूमिंग है। ओके, एप्लीकेशन ऑफ टी आई आ रहा है। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। डिस्कशन बढ़ा देते हैं इसी बात पे आगे। अब आ रहे हैं हम लोग रिफ्रैक्शन एट कर्व्ड सरफेसेस पे। समझते हैं जरा रिफ्रैक्शन एट कर्व्ड सरफेसेस क्या है। व्हाट इज रिफ्रैक्शन एट कर्व्ड सरफेसेस? एक सेकेंड, जस्ट वेट फॉर अ मोमेंट। हेलो 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 हेलो। कुछ टेक्निकल कारण से मुझे अभी रोकना पड़ रहा है लेक्चर, तो आई एम रियली सॉरी। आप लोगों को मैं कोशिश करूँगा कि रात को एक और शॉर्ट लेक्चर में ये एक टॉपिक जो मुझको मेन करवाना था, रिफ्रैक्शन एट कर्व्ड सरफेस, लेकिन मैं नहीं चाहता कि जल्दबाजी में भी दौड़ाते हुए करें, कुछ इशू है। सो वील बी बिगिनिंग दिस डिस्कशन
माइट बी टुनाइट और टुमारो। ठीक है, तो तब तक के लिए मज़े से आप लोग रिवाइज करते रहिए, पढ़ते रहिए। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए सभी लोग ओके, टाटा बाय। वंस अगेन मैं बिल्कुल नहीं चाहता था कि इस तरह से बीच में इंटरप्ट हो, मुझको खुद को काफ़ी बुरा लग रहा है, लेकिन आप लोग समझ सकते हैं कि कुछ ऐसा रीज़न है जिसकी वजह से अभी मुझे सडनली बंद करना पड़ रहा है। ओके, सो तब तक मज़े से पढ़ते रहो, फिर मिलेंगे कल। ओके, टाटा बाय, थैंक यू एंड रियली सॉरी वंस अगेन।